Hello all. In today's lecture we are going to start few more concepts about value of supply. In this lecture we are going to study special valuation methods with respect to these 5 parts. सबसे पहले हम पढ़ेंगे परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग. दैट मीन्स जब भी आप फॉरेन करेंसी को या तो इंडियन करेंसी में चेंज करा रहे हो या इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में या एक फॉरेन करेंसी को दूसरी फॉरेन करेंसी में चेंज कराते हो तो वैल्यूएशन कैसे लगेगी. सेकेंड हम सीखेंगे बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स बाय एयर ट्रैवलिंग एजेंट कि अगर आप एयर ट्रैवलिंग एजेंट की हेल्प से एयर टिकट्स बुक करते हो, चाहे डोमेस्टिक एयर टिकट्स हो चाहे इंटरनेशनल एयर टिकट्स हो. उसके बाद हम सीखेंगे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस. जब भी आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराते हो और प्रीमियम देते हो तो उस केस में आपकी वैल्यू कैसे लगेगी. नेक्स्ट हम सीखेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स कि जब आप सेकेंड हैंड गुड्स खरीद के आगे बेचते हो तो वैल्यूएशन कैसे होगी. एंड लास्ट में हम सीखेंगे वैल्यूएशन ऑफ रिडीमेबल वाउचर्स, स्टैम्प्स एंड कूपन्स कि अगर आप कोई भी रिडीमेबल स्टैम्प्स, कूपन्स या वाउचर्स लेते हो तो उनकी वैल्यू कैसे लगेगी. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परचेज और सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग कि दैट मीन्स जब भी आप किसी भी फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में चेंज कर रहे हो या इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में या एक फॉरेन करेंसी को दूसरी फॉरेन करेंसी में चेंज करते हो तो वैल्यू कैसे लगेगी. इसके अंदर हमारे दो ऑप्शंस होती हैं. हम या तो ऑप्शन 1 चूज कर सकते हैं या ऑप्शन 2. ऑप्शन 1 के अंडर में दो केसेस आते हैं. सबसे पहला केस कह रहा है केस 1 व्हेन एक्सचेंज फ्रॉम और टू इंडियन रुपीज. दैट मीन्स हम किसी भी फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीज में चेंज कर रहे हैं या फिर किसी इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में. फॉर एग्जाम्पल आप यूएस डॉलर को आईएनआर में चेंज कर रहे हो या फिर आईएनआर को यूएस डॉलर में चेंज कर रहे हो. यहाँ पे वो कह रहा है कि जब भी आप किसी भी करेंसी को इंडियन करेंसी में चेंज करते हो या इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में चेंज करते हो तो जो भी आपका बाइंग रेट या सेलिंग रेट है उसको आप आरबीआई रेफरेंस रेट से सब्ट्रैक्ट करते हो. जो भी डिफरेंस आता है उसको टोटल यूनिट्स ऑफ करेंसी की जितनी भी यूनिट्स ऑफ करेंसी आप चेंज कर रहे हो उससे मल्टीप्लाई करोगे और जो भी आंसर होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैल्यू ऑफ सप्लाई. लेकिन अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो उस केस में जो भी वैल्यू आएगी, जो भी आपकी करेंसी एक्सचेंज करके वैल्यू आएगी उसका 1% विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई. हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज मिस्टर ए कन्वर्टेड यूएस डॉलर ऑफ 1000 यूएस डॉलर इनटू इंडियन रुपीज कि मिस्टर ए 1000 यूएस डॉलर को आईएनआर में चेंज कर रहे हैं. मार्केट का प्रीवेलिंग रेट है 64 रुपीज पर यूएसडी. दैट मीन्स अगर आप 64 रुपीज दोगे तो आपको एक यूएसडी मिलेगा. आरबीआई का एक्सचेंज रेट है ₹65 पर यूएसडी. तो वैल्यू ऑफ द सप्लाई विल बी डिफरेंस इन द मार्केट रेट एंड रेफरेंस रेट. सो जो आपका आंसर आएगा ₹1 को आपने जितने भी डॉलर्स चेंज कराए हैं उससे मल्टीप्लाई करोगे तो ₹1000 विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई. आपके ₹1000 पे जीएसटी चार्ज होगा. लेकिन अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट जो यहाँ 65 गिवन है वो अवेलेबल नहीं है तो हम सबसे पहले ₹64 को $1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. जो भी आपका आंसर आएगा, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 64,000. 64,000 का हम 1% लेंगे. इन दैट केस 640 रुपीज विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड जीएसटी विल बी चार्ज ऑन ₹640. यहाँ पे हम ऑप्शन 1 का सेकंड केस डिस्कस करते हैं. सेकंड केस वो कह रहा है कि अगर कोई भी करेंसी को हम इंडियन रुपीस में चेंज नहीं करते तो कैसे वैल्यूएशन लगेगी. दैट मीन्स अगर हम यूएस डॉलर को यूके के पॉन्ड्स में चेंज कराते हैं या फिर यूएस डॉलर को यूरो में चेंज करा रहे हैं, हम यहाँ पे किसी भी करेंसी को इंडियन करेंसी में चेंज नहीं कर रहे. दैट मीन्स ना ही हम यूएसडी को आईएनआर में चेंज कर रहे हैं और ना ही पॉन्ड्स को हम आईएनआर में चेंज कर रहे हैं. अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम सबसे पहले दोनों करेंसीज के अमाउंट को इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे. फिर हम देखेंगे दोनों करेंसी के अमाउंट में से लेसर कौन सा है. जो भी कम होगा उसका 1% हम ले लेंगे, वो हमारा वैल्यू होगा.
यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मिस्टर ए यूएसडी को जापानीज येन में कन्वर्ट करता है। मिस्टर ए 1000 यूएसडी को जब जापानीज येन में कन्वर्ट करता है तो उसको 1 लाख जापानीज येन मिलते हैं। इस डेट पे जिस भी दिन ये करेंसी चेंज हुई है, आरबीआई का रेफरेंस रेट है यूएस डॉलर इज 65 रुपीज पर यूएसडी। दैट मीन्स एक यूएसडी के बदले में आपको 65 रुपीज मिलेंगे। एंड जापानीज येन इज 0.70। दैट मीन्स अगर आप एक जापानीज येन लेते हो तो उसके बदले में 0.70 रुपीज मिलेंगे। अब यहाँ पे मिस्टर ए ने कोई भी करेंसी इंडियन में चेंज नहीं कराई है, तो हम सबसे पहले दोनों करेंसीज को इंडियन रुपीस में चेंज करेंगे। अगर हम $1000 को इंडियन रुपीस में चेंज करते हैं तो हमारा आंसर आता है 65,000 रुपीज। और अगर हम 1 लाख जापानीज येन को इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 70,000 रुपीज। इन दोनों में से जो भी लेस होगा, 65,000 रुपीज कम है तो 65,000 का हम 1% चार्ज करेंगे, जो आंसर आएगा आपका 650। सो 650 विल बी कंसिडर एज अ वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड जीएसटी विल बी चार्ज ऑन ₹650। अब हम बात करते हैं ऑप्शन 2 की। ऑप्शन 2 कह रहा है कि अगर हम कोई भी करेंसी को इंडियन रुपीस में चेंज करते हैं और उसकी वैल्यू 1 लाख से कम आती है तो इस केस में जितनी भी अमाउंट चेंज करके आई है उसका 1% और 250 रुपीज, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। जो भी हायर होगा वो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। लेकिन अगर हम करेंसी 1 लाख से 10 लाख के बीच में चेंज करा रहे हैं तो ₹1000 विल बी चार्ज प्लस 0.5% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज अबव 1 लाख, विच मीन्स अगर आप 2 लाख रुपीज को डॉलर्स में चेंज कराते हो तो आपका अमाउंट आएगा 1000 प्लस 0.5% ऑफ 1 लाख। अगर आप 3 लाख रुपीज को यूएसडी में चेंज कराते हो तो योर वैल्यू विल बी 1000 प्लस 0.5% ऑफ ₹2 लाख। लास्ट में वो कह रहा है कि अगर आप करेंसी 10 लाख से ज्यादा की चेंज कराते हो देन वैल्यू विल बी 5500 प्लस 10% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज अबव 10 लाख और 60,000 विच एवर इज लोअर। दैट मीन्स अगर आप 11 लाख रुपीज को चेंज कराते हो तो आपका आंसर होगा 5500 प्लस 0.1% ऑफ 1 लाख। जो भी आंसर आएगा उसको हम कंपेयर करेंगे 60,000 से, जो भी कम होगा वो हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मिस्टर ए ने 10,000 यूएसडी को इंडियन रुपीस में चेंज कराया एट द रेट ऑफ 65 पर यूएसडी। और यहाँ पे वो कह रहा है वैल्यूएशन विल बी एज पर 31 सेक्शन सबसेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ सीजीएसटी रूल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले ₹65 को $10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आर आंसर विल बी ₹6,50,000 विच इज बिटवीन 1 लाख एंड 10 लाख। तो हमारा आंसर होगा 1000 प्लस 0.5% ऑफ 5,50,000। दैट मीन्स 1 लाख से ज्यादा कितनी करेंसी चेंज करी है हमने, 5,50,000 की। 0.5% of 5,50,000 will be 2,750. So value of supply will be 3,750. नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर ट्रेवल एजेंट्स की। एयर ट्रेवल एजेंट्स में अगर आप एयर ट्रेवल एजेंट के थ्रू कोई भी डोमेस्टिक टिकट बुक करते हो तो वैल्यू विल बी 5% ऑफ बेसिक फेयर। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल टिकट बुक करते हो देन वैल्यू विल बी 10% ऑफ बेसिक फेयर। बेसिक फेयर का मतलब है पार्ट ऑफ द एयर फेयर ऑन विच कमीशन इज नॉर्मली पेड टू द एयर ट्रेवलर। दैट मीन्स जिस पार्ट के ऊपर हम एयर ट्रेवलर एजेंट को कमीशन पे करते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मिस्टर ए एयर ट्रेवल एजेंट है और हमें निकालनी है यह वैल्यू ऑफ सप्लाई। मिस्टर ए टिकट बुक करता है डोमेस्टिक टिकट 50,000 की, जिसपे अदर चार्जेस फॉर एग्जांपल मील इंश्योरेंस चार्जेस आपके 10,000 लगते हैं एंड आपका सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी आपका 5,000 लगता है। दैट मीन्स कस्टमर के लिए टोटल वैल्यू 65,000 आती है। यहाँ पे आपने डोमेस्टिक टिकट बुक करी है, सो वैल्यू विल बी 5% ऑफ बेसिक फेयर विच इज 50,000. So your answer will be 2,500 will be the value of supply and GST will be charged on 2,500.
नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की, कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ इंश्योरेंस करते हो तो उसमें क्या होगा, कि अगर आप पॉलिसी लेते हो डुअल बेनिफिट्स की, दैट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी दे रही है जिसमें आपको डुअल बेनिफिट मिलता है, डुअल बेनिफिट आपका रिस्क भी कवर हो रहा है और इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। अगर ऐसी केस है देन द वैल्यू विल बी जितना भी आपसे प्रीमियम चार्ज हुआ है माइनस जितनी भी उस प्रीमियम में से अमाउंट को इन्वेस्ट करा गया है। लेकिन हम ये कंडीशन तभी लेंगे जब पॉलिसी होल्डर को इन्वेस्टमेंट के बारे में पहले से बता दिया गया है। अगर पॉलिसी होल्डर को इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बताया गया तो उस केस में जितना भी ग्रॉस प्रीमियम चार्ज हुआ है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैल्यू ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी, कि दैट मीन्स जब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर से सिर्फ एक बार प्रीमियम चार्ज करती है तो उस केस में क्या होगा, इन दैट केस 10% ऑफ द सिंगल premium charged from the policy holder where the allocation of investment saving is not intimated to the policy holder, which means कि हम जितना भी प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं पॉलिसी होल्डर से एक बार में उसका 10% हम वैल्यू मानेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि पॉलिसी होल्डर को नहीं पता कि उसका प्रीमियम का अमाउंट कहां पर इन्वेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन दो के अलावा कोई केस होता है तो दैट मीन्स अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो जिसमें हर साल आप प्रीमियम दे रहे हो, अगर आप हर साल प्रीमियम दे रहे हो फॉर अस टिल द मैच्योरिटी देन पहले साल का 25% ऑफ द प्रीमियम विल बी द वैल्यू एंड फर्स्ट ईयर के बाद जितने भी साल तक आप प्रीमियम दे रहे हो 12.5% ऑफ द प्रीमियम विल बी कंसिडर एज अ वैल्यू। अगर आप पॉलिसी लेते हो जहां पर सिर्फ रिस्क कवर हो रहा है देन एंटायर प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर, जितना भी प्रीमियम चार्ज हुआ है द कंप्लीट प्रीमियम विल बी कंसिडर्ड एज अ वैल्यू और पूरे प्रीमियम पे आपका जीएसटी चार्ज होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड हैंड गुड्स की। सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं कि जब हम किसी से भी पुराने गुड्स खरीदते हैं उस पर रिपेयर करते हैं और फिर उसको सेल कर देते हैं। तो सेकेंड हैंड गुड्स मीन्स सप्लाई ऑफ यूज गुड्स एज सच, क्या तो हम एज इट इज उसको सेकेंड हैंड गुड्स को बेच देते हैं या फिर उस पर माइनर चेंजेस करते हैं और फिर उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि दो कंडीशंस है, पहला जब आप सेकेंड हैंड गुड्स खरीदते हो रजिस्टर्ड सप्लायर से या फिर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से। अगर आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से सेकेंड हैंड गुड्स लेते हो तो उस केस में आपको सीजीएसटी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कंडीशन सिर्फ इंट्रा स्टेट सेल पे ही होगी। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड सप्लायर से कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स खरीदते हो और फिर उसको फर्दर सप्लाई करते हो तो उस केस में आप सीजीएसटी एसजीएसटी पे करते हो। अगर आपने सीजीएसटी एसजीएसटी पे आईटीसी अवेल कर लिया तो इन दैट केस नॉर्मल वैल्यूएशन होगी जैसे हम अब तक सीखते आ रहे हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू पे। लेकिन अगर आपने सीजीएसटी एसजीएसटी पे आईटीसी अवेल नहीं करा है तो उस केस में आप जो भी सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस है उसका डिफरेंस लोगे और उस पे आप जीएसटी चार्ज करोगे। दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड परचेज प्राइस विल बी कंसिडर्ड एज अ वैल्यू ऑफ सप्लाई और उस पे आपका जीएसटी लगेगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो आपने एक अनरजिस्टर्ड डीलर से एक गाड़ी खरीदी सेकेंड हैंड, उसकी वैल्यू है लेट्स से 3,50,000 की। आपने उस पर थोड़ा सा रिपेयर करा और उसको मार्केट में 4 लाख की सेल कर दी। अब आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदी है तो आपको सीजीएसटी देने की जरूरत नहीं है। आपने 3,50,000 की खरीदी और 4 लाख की सेल कर दी तो 50,000 जो सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस का डिफरेंस है उसको हम वैल्यू मानेंगे और उस पर आप जीएसटी चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर ये वैल्यू नेगेटिव होती मींस अगर आपने 3,50,000 की खरीदी होती और उसको 4 लाख के बदले में 3 लाख में आप सेल करते, दैट मीन्स यहाँ पर सेलिंग प्राइस परचेज प्राइस से कम है तो इस केस में वैल्यू विल बी निल एंड नो जीएसटी विल बी चार्ज्ड। लेकिन अगर सपोज करो आपने वही कार एक रजिस्टर्ड डीलर से खरीदी है 3,50,000 की और इसके ऊपर आपने जो भी टैक्स दिया है उस पर आपने आईटीसी अवेल नहीं करा और आपने इस गाड़ी को 4 लाख का सेल करा है, तब भी हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 3,50,000 और 4 लाख का और 50,000 विल बी कंसिडर्ड एज अ वैल्यू
और उस पर आप जीएसटी लगाओगे। लेकिन अगर आपने 3,50,000 की गाड़ी खरीदी पे जो भी टैक्स दिया है और वो आईटीसी में अवेल कर लिया है, देन 4 लाख विल बी कंसिडर एज अ वैल्यू एंड 4 लाख पे जीएसटी लगेगा। जब भी हम डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड परचेज प्राइस, द डिफरेंस इज टेकन टू अवॉइड द कास्केडिंग इफेक्ट। दैट मीन्स डबल टैक्सेशन ना हो, इसलिए हम डिफरेंस लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोकन, कूपन, वाउचर्स एंड स्टैम्प की। कि अगर आप कोई भी टोकन, वाउचर, कूपन या स्टैम्प लेते हो अदर देन पोस्टेज स्टैम्प, और ये सारी चीजें रिडीमेबल है, तो इस केस में जितने की भी आप टोकन, वाउचर, कूपन या स्टैम्प रिडीम कराओगे, उस पूरी वैल्यू को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं समरी की। जितना भी अभी तक हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई में करा है उसकी समरी। यहाँ पे वो कह रहा है कि सबसे पहले आप देखोगे कि जो भी आप गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, क्या वो कंसिडरेशन के लिए है। दैट मीन्स दैट द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। क्या आपने सिर्फ पैसों के लिए सेल करा है? अगर हाँ, तो आप देखोगे कि जिस सप्लायर को आपने गुड्स या सर्विसेज सेल करी है वो रिलेटेड है या डिस्टिंक्ट है। अगर वो रिलेटेड है या डिस्टिंक्ट है तो जितने भी हमने स्पेशल वैल्यूएशन रूल्स करे हम उसके हिसाब से वैल्यू लगाएंगे। अगर वो नहीं है तो हम देखेंगे क्या वो सप्लाईज नोटिफाइड सप्लाईज है। अगर वो नोटिफाइड सप्लाईज है, अगेन हमने जो भी स्पेशल रूल सीखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू लगाएंगे। लेकिन अगर वो नोटिफाइड सप्लाई नहीं है तो हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही वैल्यू मानेंगे। दैट मीन्स असेसेबल वैल्यू निकालेंगे। असेसेबल वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है और ट्रांजैक्शन वैल्यू पे हम जीएसटी चार्ज करेंगे। With this, we comes to an end of today's lecture. For further reference, you can refer the book Introduction to GST. Thank you.